ए वेरी गुड मॉर्निंग। नमस्कार, अभिवादन, अभिनंदन टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आप सबका इकोनॉमिक्स की इस कक्षा में पुनः स्वागत है। इस कक्षा में हम कक्षा 11 इकोनॉमिक्स की बुक माइक्रो इकोनॉमिक्स का यूनिट 7 फॉर्म्स ऑफ मार्केट के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हमने एक क्लास पहले कर चुके हैं, ये इसकी सेकंड क्लास है। दूसरे लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे वो अभी शुरू करने से पहले एक बार हम रिवाइज करते हैं कि हमारा फर्स्ट चैप्टर में, फर्स्ट लेसन में हमने क्या क्या चीज़ें की थी। यूनिट 7 है फॉर्म्स ऑफ मार्केट। सबसे पहले हमने इसका सिलेबस के बारे में बात करी थी। इस सिलेबस के साथ साथ हमने ये पेपर डिस्कस किया था कि आपका सेकंड टर्म भी कौन से वाला, जो मार्च 2022 में होगा, उस टर्म का पेपर कैसा कैसा आएगा। इसमें हमने बताया था 13 क्वेश्चन आएंगे, 40 मार्क्स का पेपर है, 2 नंबर के 5 क्वेश्चन, 3 नंबर के 5 क्वेश्चन, 5 नंबर के 3 क्वेश्चन। इसके बाद हमने चैप्टर शुरू किया था, ये सिलेबस के बारे में भी बात करी थी हमने। यूनिट 6 17 मार्क्स की और यूनिट 7 ये वाली यूनिट फॉर्म्स ऑफ मार्केट 10 मार्क्स की। देन यूनिट 6 थी 13 मार्क्स ये वाला, और स्टैटिक्स थी 17 मार्क्स की। तो इट मीन्स 23 मार्क्स का माइक्रो इकोनॉमिक्स और 17 मार्क्स की स्टैटिक्स ऐसे आएगी। इस चैप्टर में सबसे पहले हमने मार्केट के बारे में समझा कि व्हाट इज मार्केट, मार्केट होता क्या है। मार्केट के बाद हमने बात करी परफेक्ट कंपटीशन मार्केट की। चार तरह के मार्केट हैं, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, कंपटीशन एंड ओलिगोपोली। ये तीनों आपके सिलेबस में नहीं है, भले ही ये हमने बताया था। आपको एक बार दोबारा ध्यान से सुन लीजिएगा कि आपकी बुक में इन तीनों की डिटेल लिखी मिलेगी, क्योंकि पहले सिलेबस में थे लेकिन इस बार ये सिलेबस में नहीं है। तो इन तीनों मार्केट के बारे में आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। किस किस मार्केट के बारे में? एकाधिकार, एकाधिकारी प्रतियोगिता और अल्पाधिकार के बारे में। केवल एक मार्केट आपके पास है, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार। फिर हमने परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के बारे में सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखी थी। डेफिनेशन में कुछ नहीं है। परफेक्ट कंपटीशन इज ए फॉर्म ऑफ मार्केट वेयर, फिर इसमें 4 हमने करेक्टरिस्टिक लिख दिए थे इसके, वो इसकी डेफिनेशन हो गई थी। ये चारों करेक्टरिस्टिक हमने डिटेल में आगे पढ़े। ये हमने परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा हमने पढ़ लिया था। बाजारी शक्तियों के बारे में पढ़ा था, है ना। तो आपको अब आइडिया हो गया होगा कि बाजारी शक्तियाँ डिमांड और फोर्स की बात है। मार्केट फोर्स कौन कौन से होते हैं? डिमांड और सप्लाई। और पूर्ण प्रतियोगिता बाजार क्या होता है ना, किस तरह का बाजार होता है, ये थोड़ा सा आपके दिमाग में इमेज बन गई होगी। इसके ये चारों करैक्टर थे जो हमने डेफिनेशन में लिखे थे। अब इसमें पहला करैक्टर हमने पढ़ लिया था, लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स एंड सेलर्स, जो परिभाषा में हमने ये वाला फर्स्ट और सेकंड दोनों एक साथ मिला के लिख दिए थे कि लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स या लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स एंड बायर्स लिख दिया था। ये हमने पढ़ लिया था कि लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स का क्या रोल है ना। इसी में एक क्वेश्चन बन जाता है, भाई अंडर परफेक्ट कंपटीशन ए फर्म इज प्राइस टेकर नॉट प्राइस डिटर्मिनेंट। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। मैंने तुम्हें समझाया था, फर्स्ट लेक्चर देख लीजिएगा उसके लिए, कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के अंतर्गत एक फर्म कीमत स्वीकारक क्यों होती है, कीमत निर्धारक क्यों नहीं होती। लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, इसके बारे में बात हुई थी आपसे। बड़ी डिटेल में बात हुई थी होमोजीनियस प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, है ना। कोलगेट वाला एग्जाम्पल, टूथपेस्ट का एग्जाम्पल देके, साबुन का एग्जाम्पल देके आपको समझाई थी। इसके क्या फ़ायदे हैं। तीसरा, ये होमोजीनियस प्रोडक्ट की बात हो ही गई। परफेक्ट नॉलेज, फोर्थ वन इज परफेक्ट नॉलेज, जो करैक्टर है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार का। इसमें होमोजीनियस प्रोडक्ट में एक दो क्वेश्चन बनते हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में कोई विक्रय लागत क्यों नहीं होती।
वाई देयर इज नो सेलिंग कॉस्ट इन परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। तो इसका आंसर आप दे सकते हैं। पिछले लेक्चर में हमने डिटेल में बात करी थी। आज हम शुरुआत करेंगे परफेक्ट नॉलेज, पूर्ण ज्ञान। बायर्स एंड सेलर्स आर फुल्ली अवेयर ऑफ द प्राइस प्रिवेलिंग इन द मार्केट। बायर्स को भी मीन्स क्रेताओं को भी और विक्रेताओं को भी, दोनों मार्केट में क्या रेट है इस कॉमोडिटी का, इस गुड का क्या रेट है या इस सर्विस का क्या रेट है, इसके बारे में वो फुल्ली अवेयर होते हैं। बायर्स नो इट फुल्ली वेल एट व्हाट प्राइस सेलर्स आर सेलिंग द गिवन प्रोडक्ट। एज ए कौन सी, अब इसका क्या फ़ायदा होगा जब आपको ये पक्का पता है कि भाई ये कॉमोडिटी, ये प्रोडक्ट मार्केट में किस रेट पे बिकता है या बिक रहा है, तो इसका फ़ायदा क्या होगा? ओनली वन प्राइस प्रीवेल्स इन द मार्केट। मार्केट में केवल एक ही प्राइस रहेगा। क्यों रहेगा भाई? आपको मान लीजिए उस प्राइस से ज़्यादा प्राइस में कोई देना चाह रहा है तो आप नहीं खरीदोगे, क्योंकि आपको परफेक्ट नॉलेज है उस प्रोडक्ट की रेट की, प्राइस की। मान लीजिए आपको पता है कि 20 रुपये में ये प्रोडक्ट बिकता है, कोई 21 रुपये में बेचना चाहे, नहीं बिकेगा, आप नहीं खरीदोगे। क्यों खरीदोगे? 19 का आपको कहीं मिलेगा नहीं, तो 20 में ही, इसका मतलब मार्केट में रेट फिक्स होंगे 20 रुपीज़। इसी तरह से सेलर्स के साथ है। कोई सेलर उस 20 रुपये के प्रोडक्ट को 21 रुपये में बेचना चाहे तो नहीं, कोई नहीं खरीदेगा, और 19 में वो बेचेगा नहीं। क्यों नहीं बेचेगा? क्योंकि उसके साथ एक कंडीशन है कि मार्केट प्राइस पर वो चाहे जितनी क्वांटिटी बेच सकता है। परफेक्ट कंपटीशन की एक करैक्टरिस्टिक है। तो जब वो 20 रुपये में चाहे जितनी क्वांटिटी बेच सकता है तो 1 रुपये का घाटा उठा के बेचेगा क्यों? वो समझ आई बात? क्रेताओं और विक्रेताओं को पूर्ण ज्ञान होता है, बाजार में प्रचलित कीमतों की पूरी जानकारी होती है। क्रेताओं को इसका पूर्ण ज्ञान होता है कि विक्रेता उत्पाद को किस कीमत पर बेच रहे हैं। परिणाम स्वरूप बाजार में केवल एक ही कीमत पाई जाती है। क्लियर हो गई बात? सिंपल सी थी। फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म्स। इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए चाहे जितनी फर्म्स इसका प्रोडक्शन शुरू कर सकती हैं, चाहे जितनी फर्म्स इसको छोड़कर जा सकती हैं। जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आपको लगेगा ये तो सिंपल सी चीज़ है। नहीं, इंडेन की सर्विस है, एलपीजी गैस बनाती है ना। आपके घरों में भी शायद इंडेन का सिलेंडर होगा या भारत गैस का होगा। तो इंडेन गैस सर्विस चाहे तो भी मार्केट छोड़कर जा नहीं सकती। ये सरकार के साथ टर्म्स और कंडीशन है। यदि इसको बंद भी करना है तो उससे पहले गवर्नमेंट को बताएगी, गवर्नमेंट इस एलपीजी को बनाने के लिए कोई दूसरी कंपनी का इंतजाम करेगी, तब ये छोड़ सकती है। और यदि कल को आप चाहें कि भाई हम भी एक अपनी कंपनी लगा लें और एलपीजी सिलेंडर बेचना शुरू कर दें, आप नहीं कर सकते, आपको गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ेगा। इसका मतलब एलपीजी वाले मैटर में आपकी फ्री एंट्री एंड एग्जिट नहीं है। ऐसे ये पेट्रोल पंप हैं, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल, ये भी आप बनाना चाहें, जैसे आजकल तुमने देखा होगा कहीं कहीं पेट्रोल पंप रिलायंस के हैं, तो रिलायंस ने क्या किया कि गवर्नमेंट से लाइसेंस लिया है। अब ना तो आसानी से इसको लाइसेंस मिला था, लाइसेंस लेके इसने पेट्रोल पंप का काम शुरू किया, ना आसानी से बंद कर सकता है। बंद करने से पहले भी गवर्नमेंट को बताना होगा। ऐसा नहीं है जैसे मार्केट में दुकान है, आज खोली कल को मन किया बंद कर दी। तो एग्जांपल समझ आ गया। फ्री एंट्री एंड एग्जिट का मतलब हो गया कि वो फ्री है, उसका चाहे जब मन करे काम वो प्रोडक्शन शुरू कर दो, चाहे जब मन करे प्रोडक्शन बंद कर दो। जैसे आइसक्रीम बनाने का है, तुम्हारा मन कर रहा है आइसक्रीम बनाने की फैक्ट्री डाल लो, तुम्हें लग रहा है कि आज घाटा हो रहा है, बंद करके कुछ और शुरू कर लो। तो दैट इज इट मीन्स इसमें किसी तरह का कोई लाइसेंस, कोई परमिट, कोई परमिशन गवर्नमेंट से नहीं लेनी पड़ती। ए फर्म कैन एंटर और लीव एनी इंडस्ट्री, किसी भी इंडस्ट्री में या एंटर भी कर सकती है और उसको छोड़ भी सकती है। देयर इज नो लीगल रेस्ट्रिक्शंस ऑन द एंट्री
एंट्री एंड एग्जिट। जैसे मैंने इसको बताया कि लाइसेंस लेना पड़ेगा, पहले सरकार को छोड़ने से पहले बताना पड़ेगा। नहीं जी, यहाँ कोई लीगल रेस्ट्रिक्शंस, कोई भी तरह का कानूनी प्रतिबंध नहीं है। अब इसका फ़ायदा क्या होगा भाई? इससे परफेक्ट कंपटीशन मार्केट को क्या फ़ायदा होता है भाई? चाहे जितनी तो फर्म, मान लीजिए किसी प्रोडक्ट में एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है, चलो यार ये बात अभी आगे बात करेंगे, इसमें कौन सी को है, इसमें इसके जो आगे पढ़ेंगे हम। ये परफेक्ट मोबिलिटी, परफेक्ट मोबिलिटी का मतलब है पूर्ण गतिशीलता। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या क्या होते हैं भाई? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं बेटा जी उत्पादन के कारक, एक लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यम वृत्ति, एंटरप्रेन्योरशिप। किसी भी चीज़ का हम उत्पादन करना चाहें तो ये चीज़ें आपको चाहिए ही चाहिए। कोई भी फैक्ट्री लगानी है, ज़मीन चाहिए, कुछ लेबर चाहिए, भले ही वो लेबर खुद करो। आप अपने घर में भी मान लीजिए कोई दुकान खोल रहे हो छोटी सी, खुद ही उस दुकान पे बैठते हो, इसका मतलब लेबर तो चाहिए ना उस प्रोडक्शन को, सर्विस जो प्रोवाइड करवा रहे हो, चाहे वो खुद कर रहे हो चाहे आपने बाहर से खरीदी है। ऐसे कुछ पैसा, किसी में ज़्यादा किसी में कम, कुछ ना कुछ पैसा भी लगेगा दुकान खोलोगे, फैक्ट्री खोलोगे तो। उद्यम वृत्ति, उद्यम वृत्ति होती है, पहले डिस्कस हो चुकी है ये पिछले लेसन्स में, पिछले चैप्टर्स में, क्योंकि अब तो इकोनॉमिक्स पढ़ते बहुत दिन हो गए। उद्यम वृत्ति होती है बेटा किसी काम को करने का जोखिम, साहस। भाई मान लीजिए एक आइसक्रीम की फैक्ट्री है, वो मुझे पता है 5 लाख में लग जाती है, 5 लाख में ये फैक्ट्री लग जाती है, मेरे पास 5 लाख रुपए भी हैं, मेरे पास ज़मीन भी है, मेरे पास लेबर मैं बाहर से ले सकता हूँ, मिल जाएगी। कोई कहता है यार लेबर तो मैं दिलवा दूंगा, तो खोल ले। लेकिन फिर भी मैं हमेशा आइसक्रीम की फैक्ट्री नहीं खोल लेता। क्यों नहीं खोलता? क्योंकि मेरे पास उद्यम वृत्ति नहीं है। इस आइसक्रीम की फैक्ट्री में घाटा हो गया तो, नहीं चली तो, कहाँ माल बेचूंगा, मशीन ख़राब हो गई तो, लेबर किसी दिन छुट्टी कर ली तो, बहुत सारे किंतु परंतु क्वेश्चंस हैं। ये सारे क्वेश्चंस का जवाब सोचकर और ये फैक्ट्री खोलने का जो साहस कोई व्यक्ति करता है वो कहलाती है एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यम वृत्ति। भूमि को क्या मिलता है भाई पुरस्कार के रूप में? रेंट। लेबर को सैलरी, जो श्रम करेगा उसको सैलरी मिलती है, किसी ने भूमि दी है तो वो किराया लेगा। कैपिटल को क्या मिलता है? ब्याज, इंटरेस्ट। उद्यम वृत्ति को होता है प्रॉफिट। भाई जो रिस्क लेगा उसी को प्रॉफिट मिलेगा। कहते हैं ना नो रिस्क नो प्रॉफिट। तो ये रिस्क उठाना पड़ेगा, ये सिरदर्दियाँ, ये साहस करना पड़ेगा, तभी आपको कोई प्रॉफिट होगा, तभी इंडस्ट्री लगा पाएंगे। इंडस्ट्री लगाएंगे तभी प्रॉफिट होगा। देन तो अब यहाँ बात क्या चल रही थी हमारी? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर परफेक्टली मोबाइल अंडर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ये चारों कंप्लीटली मोबाइल हैं, गतिशील हैं। अर्थात आज कोई फर्म आइसक्रीम की इंडस्ट्री से निकलकर मान लीजिए पेस्ट बनाने की, टूथपेस्ट बनाने की इंडस्ट्री में जाना चाहती है, तो वो अपनी ज़मीन को, अपनी भूमि को, अपनी लेबर श्रम को, अपनी पूंजी को, अपने एंटरप्रेन्योरशिप को आसानी से यहाँ पेस्ट बनाना या साबुन बनाने की फैक्ट्री में ट्रांसफ़र कर सकती है। इसको हम कहते हैं परफेक्ट मोबिलिटी। एक काल्पनिक चीज़ है। दैट इंडस्ट्रीज विच पे द हाईएस्ट। और ये कहाँ जाएंगे? ये सारी चीज़ें मोबाइल होके, गतिशील होके कहाँ जाएंगी? जो इनको सबसे ज़्यादा पैसा देगा। मजदूर उस फैक्ट्री में काम करेगा जहाँ ज़्यादा पैसा मिलता है। एंटरप्रेन्योरशिप, कोई भी व्यक्ति कहाँ लगाएगा? जहाँ उसको मैक्सिमम प्रॉफिट होता हो। हम अपनी ज़मीन किसको किराए पे देंगे? जो मैक्सिमम रेंट देता हो। तो जो हाईएस्ट रेम्यूनरेशन देगा उसको
उसमें ये मोबाइल हो जाते हैं, ट्रांसफर गतिशील हो जाते हैं। तो पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत उत्पादन के कारक पूर्णतया गतिशील होते हैं। कारक उस उद्योग में चला जाएगा जो सबसे अधिक परिश्रमिक देता है। अब इसके 3 कंक्लूजन्स, ये जो हमने पढ़े 6 इसके कैरेक्टरिस्टिक पढ़े, कौन कौन से, एक बार हम दोबारा से इनको अंडरलाइन कर लेते हैं। परफेक्ट मोबिलिटी, पूर्ण गतिशीलता, फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म्स, है ना, फर्मों का मुक्त प्रवेश और निष्कर्षण। परफेक्ट नॉलेज, पूर्ण ज्ञान, किसको, बायर्स को भी और सेलर्स को भी। होमोजीनियस प्रोडक्ट एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड फर्स्ट इज लार्ज नंबर ऑफ फार्म्स या प्रोड्यूसर्स। इन सारे जो करेक्टरिस्टिक हैं इनके 3 कंक्लूजन निकालते हैं। क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है इम्पोर्टेंटली। 3 कंक्लूजन कौन कौन से हैं? पहला को कंक्लूजन, ए फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन इज द प्राइस टेकर नॉट द प्राइस मेकर। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में एक फर्म या एक प्रोड्यूसर कह लो या सेलर कह लो, वो प्राइस टेकर होता है, कीमत स्वीकारक होता है, कीमत का निर्धारण नहीं कर सकता। ये पिछले लेक्चर में भी हमने डिटेल में, तभी इसीलिए मैंने समझा दिया था कि ये तो आगे आना ही है। प्राइस इज फिक्स्ड बाय फोर्स ऑफ मार्केट डिमांड एंड सप्लाई। मार्केट फोर्स, डिमांड और सप्लाई कैसे काम करते हैं पूरी डिटेल मैंने समझाई थी। तो प्राइस यहाँ, ये जो फर्म है अपनी प्रोडक्ट का प्राइस डिटर्मिनेशन नहीं कर सकती। प्राइस डिटर्मिनेशन कौन करेगा, किससे डिटरमाइंड होगा, किससे निर्धारित होगा, मार्केट फोर्स से। और मार्केट फोर्स कौन कौन से होते हैं, डिमांड और सप्लाई। और कैसे निर्धारित करते हैं ये हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। क्यों ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स प्रोड्यूसिंग, क्योंकि उस वस्तु का उत्पादन करने वाली फर्म्स बहुत सारी हैं। तो ज़्यादा फर्म्स होने से पिछले लेक्चर में बात हो गई थी कि एक फर्म अपने प्रोडक्ट को कम या ज़्यादा करके सप्लाई को, है ना, फर्म सप्लाई करती है ना मार्केट में, अपनी सप्लाई को कम या ज़्यादा करके मार्केट सप्लाई को प्रभावित नहीं कर सकता, टोटल मार्केट सप्लाई को इन्फ्लुएंस में नहीं ले सकता। और जब सप्लाई पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा तो वो रेट भी चेंज नहीं कर सकता। होमोजीनियस प्रोडक्ट पिछले बार ही बता दी थी। ये कारण है कि प्राइस टेकर क्यों होती है, प्राइस मेकर क्यों नहीं होती। फर्स्ट रीजन इज लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स होती हैं, होमोजीनियस प्रोडक्ट होते हैं, एक ने अपने रेट बढ़ा भी दिए तो उसका कोई नहीं खरीदेगा, क्योंकि उत्पाद जितने भी प्रोडक्ट हैं सब रंग रूप आकार गुण इसमें एक जैसे होते हैं, सबको पता है एक जैसी क्वालिटी के हैं। अभी 21 रुपये का बेच रहा है और मार्केट रेट 20 है तो हम 20 वाला ही लेंगे, भले ही दूसरी फर्म का है, क्या फ़र्क पड़ रहा है, क्योंकि सारे बिल्कुल एक जैसे हैं। ये हमें परफेक्ट नॉलेज होती है। अननेसेसरी लॉस ड्यू टू द लोअर प्राइस फिक्सेशन, जब फर्म को पता है कि भाई 20 रुपये में तो मार्केट में चाहे जितना बेच सकता है, 21 में कोई खरीदेगा नहीं, क्योंकि परफेक्ट नॉलेज है बायर्स को। 19 में वो अननेसेसरी 1 रुपये का लॉस क्यों करेगा? ए फर्म कैन, क्यों? ए फर्म कैन सेल व्हाट एवर अमाउंट इट विशेज टू सेल एट द एग्जिस्टिंग प्राइस। दिए गई कीमतों पर कोई फर्म चाहे जितना उत्पाद बेच सकती है अंडर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में। तो जब उसका 20 रुपीज़ में ही चाहे जितना प्रोडक्ट वो प्रोड्यूस सेल कर सकते हैं, बेच सकते हैं, तो फिर आगे फिर उसको 19 रुपये में देगा क्यों? बिकॉज द डिमांड कर्व ऑफ फर्म इज कम्प्लीटली इलास्टिक, है ना, इसको याद कर लेना बस। कम्प्लीटली इलास्टिक होता है क्योंकि इलास्टिसिटी वाले चैप्टर में आपने केवल कौन सा इलास्टिसिटी पढ़ा था? प्राइस वाला, डायग्राम वाली इलास्टिसिटी आपने पढ़ी ही नहीं। ये पहले सिलेबस में थी, अब सिलेबस में नहीं। देन हिंदी में बात करें,
पूर्ण प्रतियोगिता के तहत एक फर्म कीमत स्वीकारक होती है, कीमत निर्धारक नहीं। इसी के आगे मैं क्यों लगा दूं? तो बेटा जी ये क्वेश्चन हो गया। कीमत बाजार मांग और पूर्ति की शक्तियों द्वारा तय की जाती है। इसका कारण है बड़ी संख्या में उत्पादन करने वाली फर्मों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, समरूप उत्पाद होते हैं, कम कीमत निर्धारण के कारण अनावश्यक नुकसान कोई फर्म उठाना नहीं चाहेगी। इन तीनों कारणों के कारण कोई भी फर्म बाजार में कीमत स्वीकारक होती है, प्राइस टेकर होती है और प्राइस डिटर्मिनेंट नहीं होती। सेम यही है, प्राइस मेकर नहीं टेकर होती है। देन डिमांड कर्व ऑफ ए फॉर्म, सॉरी फॉर्म नहीं है बेटा, ये शब्द है फॉर्म, अंडर परफेक्ट कंपटीशन इज परफेक्टली इलास्टिक। चलो थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं। इट मीन्स दैट द फर्म कैन सेल एनी अमाउंट ऑफ कमोडिटी एट द प्रिवेलिंग प्राइस। दी गई कीमतों पर जो बाजार कीमत है चाहे जितना उत्पाद बेच सकती है, इसी को हम कह देते हैं डिमांड कर्व इज परफेक्टली इलास्टिक। इससे रेट ज़्यादा होते ही उसकी जो डिमांड है जीरो हो जाएगी उस फर्म की। देन तीसरा कंक्लूजन, ए फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन अर्न्स ओनली नॉर्मल प्रॉफिट इन द लॉन्ग रन। लंबे समय में कोई भी फर्म केवल नॉर्मल प्रॉफिट ही कमाएगी। तीन तरह का प्रॉफिट हो सकता है, एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट मीन्स बहुत ही ज़्यादा फायदा, दूसरा नॉर्मल प्रॉफिट, और क्या हो सकता है बेटा जी, इसको लॉस हो सकता है? इसको हम इसको भी चलो एक्स्ट्रा नॉर्मल लॉसेस। देन क्या होगा लॉन्ग रन में, शॉर्ट रन में नहीं। लॉन्ग रन और शॉर्ट रन क्या होता है? लंबे समय में, बहुत लंबे समय की बात करें तब की बात कर रहे हैं। छोटे समय में तो मान लीजिए महीना, 20 दिन, हफ्ता, 10 दिन, तो कोई भी फर्म, या महीने 2 महीने कोई भी फर्म लॉस भी उठा सकती है, एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट भी ले सकती है। लेकिन लंबे समय में एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट भी नहीं होगा, लॉस भी नहीं होगा। ऐसा क्यों होता है? देखो बेटा जी, मान लीजिए बाजार में एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है, मीन्स जितना उस वस्तु के प्रोडक्शन में कॉस्ट आ रही है, जितनी लागत आ रही है उससे, और उसकी मार्केट प्राइस 20 है और कॉस्ट आ रही है 10 रुपये की और बिक रही है 20 रुपये में, मीन्स दुगने का फ़ायदा हो रहा है। तो बेटा जी ये कहलाएगा एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट। जितना प्रॉफिट होना चाहिए उससे ज़्यादा हो रहा है। इस कंडीशन में क्या होगा? इसमें क्या होगा कि न्यू फार्म्स एंट्री कर जाएंगी और बहुत सारे इंडस्ट्रीज की फार्म, दूसरी इंडस्ट्रीज की फार्म इस इंडस्ट्री में एंट्री कर जाएंगी। वो भी क्या करेंगी? प्रोडक्शन शुरू कर देंगी। भाई इसमें काम में बहुत फ़ायदा हो रहा है, जब फ़ायदा हो रहा है तो दूसरे लोग भी शुरू कर देंगे इसका प्रोडक्शन। जब प्रोडक्शन शुरू कर देंगे तो इसका मतलब सप्लाई बढ़ जाएगी, सप्लाई बढ़ जाएगी तो प्राइस कम हो जाएंगे। तो ये जो एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट था ये धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। जब तक ये एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट रहेगा न्यू फर्म्स एंट्री करती रहेंगी। एंट्री क्यों करती रहेंगी? क्योंकि एंट्री और एग्जिट फ्री है, चाहे जितनी फर्में आ सकती हैं, कोई लीगल रेस्ट्रिक्शंस तो है नहीं, अभी हमने ऊपर पढ़ा ही है। तो जब तक नॉर्मल प्रॉफिट नहीं हो जाएगा तब तक नई फर्म आती रहेंगी। अब इतने महीना, 2 महीना है ना, इतने दिन तक एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन लॉन्ग रन में नॉर्मल प्रॉफिट ही आ जाएगा, क्योंकि तब तक नई फर्में एंट्री करती रहेंगी और प्रोडक्शन की क्वांटिटी बढ़ती रहेगी और सप्लाई, इससे सप्लाई बढ़ेगी तो कीमतें गिरती रहेंगी। डन। नॉर्मल प्रॉफिट की तो बात ठीक है। एक्स्ट्रा नॉर्मल लॉस में क्या होगा? मान लीजिए फर्म को लॉस हो रहा है, 10 रुपये की लागत आ रही है और 10 ही रुपये में बिक रहा है। अब फ्री में काम करना पड़ रहा है यार, नुकसान हो रहा है। या 9 रुपये में बिक रहा है। अब क्या होगा? कुछ फर्म इस इंडस्ट्री से एग्जिट कर जाएंगे,
बाहर निकल जाएंगे, कोई रेस्ट्रिक्शन तो है नहीं, चले जाओ भाई। जब ये बाहर निकलेंगी तो सप्लाई का क्या होगा, सॉरी सप्लाई की बात है, सप्लाई का क्या होगा बेटा जी, जब फर्म बाहर आती रहेंगी तो सप्लाई कम हो जाएगी, सप्लाई कम होगी तो रेट 9 रुपये से 10 रुपये, 10 रुपये से 11 रुपये, 11 से 12, कब तक, जब तक ये नॉर्मल प्रॉफिट ना होना शुरू हो जाए। समझ आ गई बात। देन इसको एक बार पढ़ लेते हैं कि लिखते कैसे हैं। देयर इज फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन। हमने ऊपर ये कैरेक्टरिस्टिक इसका पढ़ा था। इन सिचुएशन ऑफ एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट, यदि एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है, न्यू फर्म्स विल ज्वाइन द इंडस्ट्री, कॉन्सिक्वेंटली मार्केट्स, नई फर्म ज्वाइन करने लगेंगे इंडस्ट्री को। क्यों, क्योंकि फ्रीडम है एंट्री और एग्जिट की। अब इसका रिजल्ट क्या आएगा, मार्केट सप्लाई विल इंक्रीज, ये अभी जो बताया मैंने, मार्केट सप्लाई इंक्रीज होनी शुरू हो जाएगी। मार्केट सप्लाई विल इंक्रीज एंड मार्केट प्राइस विल फॉल्स, गिरने शुरू हो जाएंगे जो सप्लाई बढ़ जाएगी तो। एंड एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट विल बी वाइप्ड आउट, खत्म हो जाएगा एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट। इन सिचुएशन ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस, यदि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस हो रहा है, सम फर्म्स विल लीव द इंडस्ट्रीज, एग्जिट हो जाएंगी, लीव कर जाएंगे, इंडस्ट्री से बाहर निकल जाएंगी। इसका क्या रिजल्ट आएगा, कॉन्सिक्वेंटली मार्केट सप्लाई विल फॉल, मार्केट सप्लाई कम हो जाएगी, ये जो बताया था मैंने अभी। इसका मार्केट सप्लाई कम होते ही क्या होगा, प्राइस बढ़ने शुरू हो जाएंगे, मार्केट प्राइस विल राइज एंड एक्स्ट्रा नॉर्मल लॉस विल डिसअपीयर। जो एक्स्ट्रा नॉर्मल लॉस हो रहा था, क्योंकि अब रेट बढ़ गए हैं उस कॉमोडिटी के, उस प्रोडक्ट के, तो वो नहीं रहेगा, अब नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। पूर्ण प्रतियोगिता के तहत एक फर्म दीर्घकाल में केवल सामान्य लाभ कमाती है। क्यों, पूर्ण प्रतियोगिता के तहत फर्मों के प्रवेश और निकास की स्वतंत्रता है, बताया मैंने आपको। अतिरिक्त सामान्य लाभ की स्थिति में नई फर्में उद्योग में शामिल हो जाएंगी, आती रहेंगी, जिससे बाजार की आपूर्ति में वृद्धि होगी, सप्लाई बढ़ जाएगी और वस्तु का बाजार मूल्य गिर जाएगा, कम हो जाएगा। इससे क्या होगा, अतिरिक्त सामान्य लाभ समाप्त हो जाएगा। जब कीमतें कम होंगी तो प्रॉफिट पहले से कम होना शुरू हो जाएगा। असाधारण हानि, एक्स्ट्रा नॉर्मल लॉस की स्थिति में कुछ फर्में उद्योग छोड़ देंगी, बाहर निकल जाएंगी। फलस्वरूप बाजार की पूर्ति, सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी, सप्लाई फॉल हो जाएगी, पूर्ति कम हो जाएगी। जब ये पूर्ति कम होगी तो रेट ऑटोमेटिक बढ़ जाएंगे, बाजार मूल्य बढ़ जाएगा और अतिरिक्त सामान्य नुकसान समाप्त हो जाएगा। ये हुई कहानी, यहाँ तक कि एक परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, अभी तक हमने पढ़ा मार्केट क्या होता है, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट की डेफिनेशन क्या है, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के करैक्टरिस्टिक क्या हैं, उन करैक्टरिस्टिक से परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में क्या क्या फ़ायदे होते हैं और क्या क्या इन करैक्टरिस्टिक के कारण क्या कॉन्क्लूजन्स निकलते हैं, ये अभी तक पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे इसमें, ये तो फॉर्म्स ऑफ मार्केट में चार मार्केट पढ़ते हैं हम ऐसे ऐसे, लेकिन पैंडेमिक की वजह से पिछले साल से सिलेबस कम है, केवल एक ही मार्केट पढ़ाया जाना है, इसलिए एक मार्केट पढ़ के ये वाला पार्ट हमारा पूरा हो गया। कौन सा पार्ट पूरा हो गया बेटा जी हमारा, ये वाला अच्छा अब चलेंगे हम डिटर्मिनेशंस अंडर परफेक्ट कंपटीशन विद सिंपल एप्लीकेशन। ये पढ़ लिया हमने, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के फीचर्स पढ़ लिए। अब पढ़ेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ मार्केट इक्विलिब्रियम, बाजार संतुलन का के निर्धारक और कैसे निर्धारण होता है, ये चीज अब हम शुरू करेंगे। चलिए जी, बाजार संतुलन होता क्या है, पहले तो ये बात करें। व्हाट इज मार्केट इक्विलिब्रियम? Market equilibrium is defined as a state of the market when demand of a commodity is equal to its supply.
मार्केट इक्विलिब्रियम बाजार की वह अवस्था है जिसमें मांग, जिसमें बाजार की मांग और पूर्ति, किसी वस्तु के लिए उसकी मांग और पूर्ति दोनों बराबर होती हैं कोरस्पॉन्डिंग टू ए गिवन प्राइस। एक दी गई कीमत पर, मान लीजिए उसकी कीमत, जैसा हम बार बार एग्जांपल लेते हैं, 20 रुपये है, तो 20 रुपये कीमत पर इतनी ही सप्लाई है और जितनी सप्लाई है मान लीजिए 100 है और इतनी ही डिमांड है। इट मीन्स बाजार में ना तो कुछ सरप्लस बचता है और ना कुछ नेगेटिव होता है कि भाई बाजार में सामान कम है, मांगने वाले ज़्यादा हैं और सप्लाई करने वाले कम है, माल बन रहा कम है, मांग रहे ज़्यादा है। ना तो ऐसी स्थिति है, ना ऐसी स्थिति है कि भाई दुकानदार या कोई फर्म कह रही है, कोई प्रोड्यूसर कह रहा है भाई हमारा तो माल ही नहीं बिकता। तो जितना बन रहा है उतना ही खरीद रहे हैं, ना क्रेता परेशान है ना विक्रेता परेशान है, और कीमत उस कीमत पर ही है। अब यदि मान लीजिए बाय चांस बाजार में 20 रुपये कीमतें थी, सप्लाई और डिमांड दोनों बराबर हैं, मान लीजिए सप्लाई बहुत ज़्यादा हो जाती है, मार्केट में सरप्लस बचता है, ये 100 के बजाय सप्लाई हमारी 500 हो गई, 400 रोज बच रही है, क्या होगा भाई? प्रोड्यूसर्स के पास एक्स्ट्रा स्टॉक्स इकट्ठे हों, अनवांटेड स्टॉक्स बनने शुरू हो जाएंगे, ऐसे स्टॉक जो वो नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि माल बिक जाए लेकिन वो बिक नहीं रहा। तो इससे क्या होगा कि इन सेलर्स के बीच में कंपटीशन होगा। क्या कंपटीशन होगा भाई? मैं अपना माल बेच दूं, वो फर्म चाहेगी मेरा माल बिक जाए, जिससे क्या होंगी? कीमतें गिरनी शुरू हो जाएंगी। तो यदि मार्केट में सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड कम है तो इसको हम बाजार संतुलन नहीं कहेंगे। इस स्थिति में क्या होगा? कीमतें गिरनी शुरू हो जाएंगी। जब प्राइस गिरेगा तो सप्लाई कम हो जाएगी क्योंकि लॉस होने शुरू हो जाएंगे और कुछ फर्में इंडस्ट्री छोड़ देंगे। और जब चीज़ें सस्ती हो जाती हैं तो डिमांड का क्या होगा? डिमांड बढ़नी शुरू हो जाएगी, डिमांड बढ़ेगी। तो इस तरह से ये कम हुआ, ये बढ़ा और धीरे धीरे एस इज इक्वल टू डी पे आ जाएगी बात। इसका उल्टा भी हो सकता है। मान लीजिए सप्लाई 100 ही है और डिमांड हो गई 500 की भाई। अब क्या होगा? ये चीज़ें समझ लेना, अब आगे बहुत सारी एप्लीकेशंस आएंगी, उनमें सब में यही शब्द घुमा फिरा के लिखने हैं हमें। अब कौन सी स्थिति बन गई इस बाजार में? इसको हम कहते हैं डिमांड सरप्लस और मांग अधिक, एक्स्ट्रा डिमांड है, बंद सो रही हैं, चाहिए 500। हर व्यक्ति क्या सोचेगा? इनको 100 मिलेंगे, बाकी के लिए दुकानदार ये कह देगा भाई जी माल ही नहीं आ रहा। अब इनके बीच में कंपटीशन होगा इस स्थिति में। किसके बीच में? जो बायर्स हैं, जो डिमांड कर रहे हैं, जो क्रेता हैं, खरीदने वाले हैं, उनके बीच में कंपटीशन होगा। और ये क्या कहेंगे? यार थोड़े से पैसे फालतू ले ले पर दे दे, मुझे तो दे दे यार। इससे क्या होगा? प्राइस, ये स्थिति है आपकी एस इज लेस देन डी। डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है। अब क्या होगा? प्राइस बढ़ने शुरू होंगे। क्यों? क्योंकि बायर्स के बीच में कंपटीशन हो रहा है, हर एक को खरीदना है और माल मिल नहीं रहा। तो प्राइस बढ़ने से क्या होगा? सप्लाई बढ़नी शुरू होगी। जो कम चीज़ थी वो, ये सप्लाई कम थी ना, लेस देन थी, ये बढ़नी शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि नई फर्म एंट्री, जब प्राइस बढ़ा तो प्रॉफिट बढ़ा, प्रॉफिट बढ़ा तो नई फर्म आनी शुरू हो गई। और इधर डिमांड क्या होगी? कम होना शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जब चीज़ें महंगी हो जाएंगे तो कुछ लोग खरीदना बंद कर देंगे, यार इतनी महंगी नहीं खरीदते, है ना। ये ऐसा ही है जैसे आम है, सीजन में जब 40 रुपये किलो होता है तो बहुत तुम सब लोग खरीदते हो। अब 200 रुपये किलो हो रहा है आम, तो आपने डिमांड कम कर दी, नहीं खरीदते हम, और बहुत सारे फल हैं वो खा लेंगे, कोई आम ही खाना ज़रूरी थोड़ी है।
देन तो मार्केट इक्विलिब्रियम is defined as the state of the market when demand for a commodity is equal to its supply. dx is equal to sx. dx का मतलब हो गया डिमांड ऑफ x. x एक कॉमोडिटी, कुछ भी एक्स वाई जेड है ना, ये तेल साबुन कुछ भी हो सकती है, इज इक्वल टू एस एक्स, उस सप्लाई ऑफ एक्स, दोनों आपस में कैसी हैं, बिल्कुल बराबर है. In this situation, the price that prevails in the market is called. इस जब ये बराबर होती हैं, इस समय कुछ तो प्राइस होगा मार्केट में इस कॉमोडिटी का, वो प्राइस कहलाता है इक्विलिब्रियम प्राइस, संतुलित कीमत. जितनी ये सप्लाई है, क्वांटिटी सप्लाइड या क्वांटिटी डिमांडेड, दोनों ही एक ही बराबर हैं तो एक ही तो होगी, इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, संतुलन मात्रा. देयर इज नो एक्सेस डिमांड, एक्सेस डिमांड कोई नहीं बची, कोई एक्सेस सप्लाई भी नहीं है मार्केट में. समझ आई बात? यही बात बताई मैंने. बाजार संतुलन को बाजार की उस स्थिति के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसमें एक विशेष कीमत पर किसी वस्तु की मांग और उसकी पूर्ति के बराबर होती है. dx इज इक्वल टू एस एक्स. इस स्थिति में मान लीजिए प्राइस P पर है, ये कंडीशन, तो P इज द इक्विलिब्रियम प्राइस, संतुलन कीमत. इस स्थिति में बाजार में जो कीमत बनी रहती है उसे कहते हैं हम संतुलन कीमत. अब ये ना कम होगी ना ज़्यादा होगी, क्योंकि ना तो डिमांड बढ़ रही ना सप्लाई बढ़ रही. सप्लाई बढ़ती तो प्राइस क्या होते, कम हो जाते. डिमांड बढ़ती तो प्राइस क्या होते, बढ़ जाते. लेकिन ना तो ये चेंज हो रही है ना ये चेंज हो रही है, तो प्राइस भी सेम ही रहने, जिसको हम संतुलन कीमत कहते हैं कि भाई बाजार इक्विलिब्रियम में है, बैलेंस है. पूर्ति की या मांग की दोनों बराबर ही हैं. मात्रा संतुलन मात्रा, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कहलाती है. बाजार में कोई अतिरिक्त मांग या पूर्ति आधिक्य नहीं है, अधिक पूर्ति नहीं है. अब ये कैसे डिटरमाइंड होता है? कोई भी बाजार संतुलन में हमेशा तो बना नहीं रहेगा, कभी कम हो जाता है और भी कुछ नहीं, मौसम के हिसाब से कम ज़्यादा हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें फैक्टर डालती रहती हैं. फॉर एग्जांपल गर्मियाँ आ गई, आइसक्रीम की डिमांड बढ़ जाती है, कोल्ड ड्रिंक की डिमांड बढ़ जाती है, तो इसका मतलब डिमांड बढ़ गई. अब तो बाजार इक्विलिब्रियम में नहीं रहा, फिर इक्विलिब्रियम में कैसे आएगा? कई बार सप्लाई बढ़ जाती है ना. आम का सीजन आया तो बाग वाले क्या करेंगे, जब आम उनके यहाँ तैयार हो रहा है मार्केट में बेचने आएंगे, इट मीन्स सप्लाई बढ़ गई. सब्जी टमाटर की मान लीजिए फसल तैयार हो गई, गेहूं की फसल तैयार हो गई, तो गेहूं बेचने किसान आएगा मार्केट में, इट मीन्स सप्लाई बढ़ गई. तो कभी सप्लाई बढ़ जाती है, कभी डिमांड बढ़ जाती है, तो मार्केट इक्विलिब्रियम से हट जाता है. तो वो दोबारा इक्विलिब्रियम में कैसे आता है, ये चीज़ हम शुरू करेंगे कल. यहाँ तक की बात हो गई. अब बात करेंगे बाजार संतुलन का निर्धारण, डिटर्मिनेंट्स ऑफ मार्केट इक्विलिब्रियम. और इसके बहुत सारे केस हैं, ऐसे पढ़ते पढ़ते तो आपको याद नहीं होंगे, समझ लोगे तो बात बन जाएगी. एक बार इसीलिए मैंने थोड़ा सा आज जल्दी छोड़ दिया, 45 मिनट के बीच में ही होगा ये वाला लेसन, क्योंकि ये टॉपिक फिर थोड़ा सा बड़ा है, बीच में छोड़ूंगा तो तुम्हें अच्छे से समझ नहीं आएगा, तो इसीलिए मैंने यहाँ छोड़ दिया. नेक्स्ट लेसन में हम शुरू करेंगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ मार्केट इक्विलिब्रियम, बाजार संतुलन का निर्धारण. आशा है आपको मेरी बातें समझ आई होंगी, है ना. बार बार रिवाइज कर ली, तो आज हम दोबारा से समरी नहीं करेंगे इसकी, है ना. यहाँ तक की बात हमने पढ़ ली थी कि बाजार संतुलन क्या होता है. अब डिटर्मिनेंट्स ऑफ मार्केट इक्विलिब्रियम की आगे हम बात शुरू करेंगे. तो उम्मीद है जो मैंने बताया ये चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी. बेटा जी एक बार प्लीज़ एक बार आप करिएगा, ये वीडियो सुनने के बाद एक बार अपनी किताब की भी रीडिंग कर लेना, तो आपको बिल्कुल चीज़ें कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी, याद हो जाएंगी. अब जब आपकी क्लासें नहीं चल रही तो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी जिम्मेदारियां कुछ ज़्यादा बढ़ गई.
आपके टीचर्स आपको चाहते हुए भी उतनी हेल्प नहीं कर पा रहे ऑनलाइन क्लासेज में जितनी वो करना चाहते हैं, क्योंकि एक तो आपका आमने सामने बैठ के फेस टू फेस बातचीत नहीं हो पा रही, कई बार बीच में कनेक्शन टूट जाता है, कई बार आवाज़ लैग होने लगती है। तो बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन क्लासेज में डिस्टर्ब करती हैं। आपका होमवर्क नहीं चेक हो पा रहा, आप कितना पढ़ रहे हैं इसको टीचर्स चेक नहीं कर पा रहे, बेटा ये रेस्पॉन्सिबिलिटी आप ही को उठानी पड़ेगी। तो चलिए आज हम क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आपको समझ आई होगी, और इसके साथ साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आपको यदि कहीं कोई इसमें दिक्कत आ रही है पढ़ने में, आपको कोई किसी तरह की मेरे पढ़ाने में दिक्कत दिखाई दे रही है, तो भी आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। आपको कुछ अच्छा लगता है वो भी आप अपने कमेंट्स में लिख सकते हैं। चलिए, हैव ए गुड डे, आपका दिन अच्छा हो, शुभ हो। ओके बेटा।